हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम वर्ब्स की 2 क्लासेस कर चुके हैं और जिनमें हमने क्या पढ़ा था, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव क्या होती हैं, ये ले, लाई, फोल, फेल, राइज, रेज, ये सब हमने पढ़ा था। उसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस भी पढ़ी थी और कहाँ वर्ब जो है एज एडजेक्टिव यूज़ होती है, कहाँ क्या होता है, और एडजेक्टिव की एक चौथी फॉर्म भी होती है वर्ब्स की जो अलावा। तो ये सब हमने पढ़ा था। तो आज की जो क्लास है उसमें हम मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। वर्ब्स का ही एक टॉपिक बोल सकते हैं हम इसको, मॉडल्स पढ़ेंगे आज हम। तो सबसे पहले मॉडल्स जो हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं, ठीक है। और मॉडल्स में आता है क्या क्या है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये सब जो हमारे मॉडल्स होते हैं और भी बहुत सारे हैं इसके अलावा। सबसे पहली बात कि हमें मॉडल्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। मॉडल्स जो हैं ऐसी चीज़ें बताते हैं जिस भी सेंटेंस में हमने मॉडल्स यूज़ कर दिया ना, तो उसमें क्या होता है, चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है। वो 100% श्योरिटी वाला काम नहीं होता है, उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि ये काम होगा या ना होगा। मतलब ऐसे चांसेस हैं कि ये काम चेंज भी हो जाए, ये काम ना भी हो पाए, ठीक है। इसीलिए हम फ्यूचर में भी मॉडल्स यूज़ करते हैं। मैंने फ्यूचर टेंस कराते टाइम आपको बताया था कि हम फ्यूचर में मॉडल्स का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जो पास्ट और प्रेजेंट होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन जैसे ही फ्यूचर की बात करते हैं तो वो फ्यूचर का काम होता है। हो सकता है किसी भी वजह से हम वो काम ना कर पाएँ, तो वो एक पॉसिबिलिटी होती है। तो इसीलिए जो है हम फ्यूचर में मॉडल्स का यूज़ करते हैं। विल, शैल, इस सब का यूज़ किया जाता है फ्यूचर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 मॉडल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन कौन से मॉडल पढ़ेंगे, मस्ट, शुड और ऑट टू। तीनों का अलग अलग मतलब है और अगर आप हिंदी में इनका मतलब पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल सेम लगेगा। तो अगर आप किसी भी सेंटेंस में लगाने की कोशिश करोगे इनको तो आपको लगेगा कि सारे ही लग सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ, यू डैश वियर अ हेलमेट, मतलब तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। अगर मैं इस तरीके से बोलूँ, यू शुड वियर अ हेलमेट, तो मुझे ये भी सही लग रहा है। यू मस्ट वियर अ हेलमेट, मुझे ये भी सही लग रहा है। और यू ऑट टू वियर अ हेलमेट, मुझे ये भी सही लग रहा है। तो गाइज़ ये सही भी हैं, तीनों ही सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे सेंटेंस में कोई भी ये बात पता नहीं लग रही कि क्या किस तरीके से उस सेंटेंस को बोला जा रहा है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई जिससे मैं ये डिसाइड कर पाऊँ कि इसका कुछ परिणाम होगा, ये ड्यूटी है या फिर ये मैं डिसाइड करने के लिए बोल रही हूँ। तो सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ तो मस्ट का हम यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, जब हमें कोई काम करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो उसके कोई दुष्परिणाम निकलेंगे, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम जो है हमारे पास डिसाइड करने का ऑप्शन नहीं होता, ये हमें करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाएंगे, ठीक है। शुड के अंदर हम तब यूज़ करते हैं शुड का यूज़ जब हमारे पास चॉइस होती है कि हम डिसाइड कर सकते हैं। यू डिसाइड, जब आप डिसीज़न ले सकते हो उस केस में हम बोलते हैं शुड, ठीक है। और टू हम जब यूज़ करते हैं जब ड्यूटी की बात आती है, हमारी कुछ ड्यूटी है, हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, तो वो एक हमारी ड्यूटी है, ठीक है। तो उस तरीके से हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल लें, आपका कोई फ्रेंड है, वो बाइक बहुत तेज़ चलाता है, तो आप उसको रोक के बोल रहे हो कि यू शुड वियर अ हेलमेट, तो आप उसको चॉइस दे रहे हो। अब हो सकता है वो आपकी बात मान ले, हो सकता है वो आपकी बात ना माने, वो उसकी चॉइस है। जैसे ही आपने बोला यू शुड, मतलब तुम्हें पहनना चाहिए, लेकिन वो अब नेक्स्ट केस में क्या होता है, अगर हम एग्जांपल लें कि किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया और उसको बोल रहा है कि तुम्हें हेलमेट पहनना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ तुम पे क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी, फ़ाइन लगा देंगे वो, फिर उसको वो फ़ाइन देना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। तो उस केस में क्या है, उसके कुछ दुष्परिणाम मिल रहे हैं, उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में आप क्या लगाओगे, यू मस्ट वियर अ हेलमेट। अगर वो फिर भी नहीं मान रहे और उसको जो है आप जज के सामने लेके जा रहे हो, और तब जज क्या बोलेगा उसको कि तुम्हारी ड्यूटी है हेलमेट पहनना। जज तो यही बोलेंगे ना कि तुम्हारी ड्यूटी है, कर्तव्य है तुम्हारा, तो यू ऑट टू वियर हेलमेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। शुड में आपके पास चॉइस होती है, मस्ट में आपके पास चॉइस नहीं होती। अगर आपने नहीं किया तो आपको कुछ ना कुछ परिणाम भुगतना पड़ेगा और वो भी बुरा परिणाम, ठीक है। ऑट टू में तो ड्यूटी ही होती है। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। यू डैश कम ऑन टाइम और बी रेडी टू फेस द म्यूज़िक। बी रेडी टू फेस द म्यूज़िक एक ईडियम होता है
इसका मतलब होता है दुष्परिणाम फेस करने के लिए तैयार हो, या तो करो या तो जो काम करना है वो करो, नहीं तो जो है और उसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो, ये होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे हमें जैसे ही पता चला, हमें सेंटेंस में पता चल रहा है कि कुछ बुरा कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा अगर नहीं किया तो जैसे ही ये दिखेगा मैं मस्ट लगा दूँगी, ठीक है। इट इज़ अप टू यू, जैसे ही मैंने पढ़ा इट इज़ अप टू यू मतलब चॉइस दी जा रही है, मतलब आपको डिसाइड करना है। टू मेक श्योर दैट यू डैश विजिट द प्लेस और नॉट, तो हम क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे। ईच ऑफ द मेंबर डैश फिल द एक्यूरेट डिटेल्स इन द नॉमिनेशन फॉर्म और एल्स बी डी बैरिड, इसका मतलब भी क्या होता है, दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो, ऐसा ही मतलब होता है इसका भी। तो इस केस में भी हम क्या लगा देंगे, मस्ट। आई डैश रीच द पूल बाय 5 AM इन ऑर्डर टू अवॉइड लूजिंग द चैम्पियनशिप, अगर मुझे जो है पूल पे 5 बजे तक पहुंचना है, अगर मैं नहीं पहुंचा तो क्या हो जाएगा, चैम्पियनशिप हार जाएगा। तो उस केस में मैं क्या लगा दूंगी, पता चल रहा है कुछ बुरा हो जाएगा, तो उस केस में क्या लिखूंगी, मैं मस्ट लिखूंगी। उसके बाद बात करें तो वी डैश रिस्पेक्ट अवर एल्डर, जैसे ही पता चल रहा है रेस्पेक्ट करने की बात कर रही है तो वी ought टू आ जाएगा। यू डैश अबाइड बाय ऑल द रूल्स, तो मैं सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए, यू ought टू आ जाएगा। दे डैश अडियर टू द रेगुलेशन, जब भी आपको ऐसे वर्ड दिखे अबाइड बाय, रेस्पेक्ट, अडियर टू, तो उस केसेस में आपको ought टू ही लगाना है, ठीक है। यू कांट आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स, यू डैश रेस्पेक्ट दैम, ठीक है। तो यहाँ पे ought टू आ जाएगा, ये हमें पता चल रहा है। उसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, आई कैन नेवर अंडरस्टैंड हिम, मैं उन्हें कभी नहीं समझ सकती। इसमें क्या बोला जा रहा है, इट कम बिटवीन मॉडल्स एंड मीन वर्ब एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ought टू, मतलब जब भी आप नेवर की बात करोगे, जब भी आपको सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आप नेवर का यूज़ कहाँ करोगे, आप इसका यूज़ मॉडल और मेन वर्ब के बीच में करते हो। आई कैन नेवर अंडरस्टैंड हिम, आई विल नेवर अंडरस्टैंड हिम, तो ये मॉडल हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, इनके बीच में नेवर का यूज़ किया जाता है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा केस होता है ought टू का, जिसमें आप नेवर का यूज़ कहाँ पे करते हो, मॉडल से पहले करते हो। आई ought टू नेवर रिस्पेक्ट हिम, आई ought टू नेवर रिस्पेक्ट हिम, ये हमारा गलत हो जाएगा। आई नेवर ought टू रिस्पेक्ट हिम, नेवर को मैंने मॉडल से पहले लगाया तो ये वाला मेरा ठीक हो जाएगा। और ऑलवेज में भी ऐसे ही आता है, आई ऑलवेज ought टू रिस्पेक्ट हिम, जब भी हमें ऑलवेज दिख जाए, नेवर दिख जाए, ये दो ऐसी मॉडल्स हैं या फिर ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, ought टू से पहले करते हैं, अदरवाइज सभी केसेस में हम मॉडल और मेन वर्ब के बीच में करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आप पढ़ोगे, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर कोर्स वर्क लास्ट ईयर आई मस्ट मेक अ चॉइस, मतलब क्या बोला जा रहा है कि मुझे जब सेकेंड ईयर का कोर्स चल रहा था उस टाइम पे मुझे चॉइस मतलब मुझे फ़ैसला ले लेना चाहिए था किसका, पार्ट टाइम काम करने का। तो ये बात जो की जा रही है, एक तो हमें मस्तों में ठीक लग रहा है क्योंकि ले लेना चाहिए था, पढ़ने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम देखेंगे कि पास्ट की बात हो रही है, मस्त तो हम प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही हम पास्ट देखेंगे तो हम क्या लगा देंगे, मस्ट की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है हैड टू। मस्ट की पास्ट फॉर्म क्या होती है, मस्ट को अगर हमें पास्ट में लिखना है तो लिखेंगे हम हैड टू, ठीक है। नीचे बता भी रखा है, मस्ट जो है फ्यूचर की बात करता है, हैड टू अगर पास्ट के टाइम की बात चल रही है तो हम उसके साथ हैड टू लगा देंगे। बिफोर ही गॉट मैरिड टू हर ही मस्ट डू ऑल डोमेस्टिक चोर्स बाय हिमसेल्फ, जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले वो सारा घर का काम खुद करता था। तो पहले की बात की जा रही है, उसे खुद ही करना पड़ता था, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। तो अभी बताया जा रहा है, अभी पास्ट की बात हो रही है कि पहले करना पड़ता था, अब तो नहीं करता है ना, तो हैड टू लगा देंगे हम, ठीक है। जैसे ही हम सेंटेंस को पास्ट में देखेंगे तो हम मस्ट की जगह हैड टू कर देंगे। द मैन मस्ट गो टू द सिटी टू फाइंड समवन एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैड कम्प्लीटेड, हमने देखा जैसे ही आफ्टर ही हैड कम्प्लीटेड द ग्रेजुएशन, पास्ट की बात चल रही है तो हम क्या कर देंगे, मस्ट को हैड टू में कन्वर्ट कर देंगे। आफ्टर ही हैड डायग्नोज द कोरोना वायरस ही मस्ट स्टे होम ऑल द टाइम, इसमें भी हमने देखा कोरोना वायरस डायग्नोज होने के बाद उसको क्या है, घर में ही रहना चाहिए था हर टाइम पे, तो मस्ट नहीं लगाएंगे, हैड टू लगा देंगे क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो मस्ट का एक और काम होता है, वो होता है अनुमान लगाना। द क्लाउड आर हैवी इट मस्ट रेन, क्लाउड क्या है,
बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो बारिश हो सकती है। तो अनुमान लगाने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर डायग्नोसिंग द पेशेंट द डॉक्टर सेड इट हैड टू बी मलेरिया। अगर इस केस में अगर हम बात करें तो वैसे देखने में लग रहा है कि भाई पास्ट की बात हो रही है। डायग्नोस करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये मलेरिया हो सकता है, डायग्नोसिस उसने कर ही लिया है, तो वो क्या बोलेगा? ऐसा तो नहीं बोलेगा ये मलेरिया था वाली चीज़ तो नहीं बोलेंगे हम सेंटेंस में। तो उस केस में हम क्या बताएंगे, जब भी आपको ऐसा लगे ना सेंटेंस में कि आपको सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि पास्ट की बात हो रही है लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है, तो उस केस में आपको मस्ट ही यूज़ करना है। क्योंकि मस्ट का ही यूज़ करते हैं हम अनुमान लगाने के लिए, हम हैड टू का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज़ टू की बात करें तो यूज़ टू का जो इस्तेमाल होता है वो क्या करने के लिए होता है, पास्ट की हैबिट बताने के लिए होता है, और ये हम कर भी चुके हैं। यूज़ टू का मतलब हैबिट बताने के लिए हम 3 तरीक़ों का यूज़ करते हैं। पहला तो हम सिंपल पास्ट में लिख देते हैं, दूसरा हम यूज़ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, तीसरा हमारा होता है हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के अपनी हैबिट बताते हैं, ठीक है, पास्ट हैबिट। एग्जाम्पल्स की बात करें तो आई यूज़ टू अटेंड द स्कूल एवरीडे, पास्ट की हैबिट की बात हो रही है। ब्रिटिश यूज़ टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी। ये जो है हमें याद रखना है, ठीक है। ये हम पहले जो है डिटेल में कर चुके हैं, आपको याद होगा कि हमने ऐसा भी कुछ किया था। ब्रिटिश इज़ यूज टू, क्रिएटिंग भी था। वो क्यों था? क्योंकि वो प्रेजेंट की बात बताई जा रही थी कि वो आदि है, वो अभी भी करता है। एक तो किसी की पास्ट हैबिट बता रहे हैं, एक हम प्रेजेंट की बता रहे हैं, तो उस चीज़ में डिफरेंस होता है। उसमें क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब हमारी क्या लग जाती है, इज़, एम, आर, वो सब लगता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो मुगल्स यूज़ टू, प्रोफेस आ जाएगा। क्योंकि हम पास्ट की हैबिट बता रहे हैं। आई यूज़ टू कुक डिलीशियस फूड, पहले बताती थी। आई एम यूज़ टू कुकिंग डिलीशियस फूड, ये भी हाँ, ये जो मैं बता रही हूँ कि पहले हम यूज़ पढ़ चुके हैं, ये दोबारा दे रखा है। आई एम यूज़ टू कुकिंग आ जाएगा, इसमें क्या इज़, एम, आर लग जाएगा। अगर कोई ऐसी बात बताई जा रही है कि मैं आदी हो चुका हूँ, मैं रोज़ ये काम करता हूँ, तो उस केस में क्या है, हम इज़, एम, आर लगा देंगे, बी फॉर्म, उसके साथ यूज़ टू और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ही इज़ यूज टू टॉक फॉर आवर्स एज ही इज़, जैसे हमने देखा प्रेजेंट की बात हो रही है तो मतलब वो अकस्टम टू हो चुका है, मतलब आदी हो चुका है, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, इज़, एम, आर, यूज टू, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कैमल्स यूज टू सर्वाइविंग विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, इसमें बोला जा रहा है, नॉर्मल बात बताई जा रही है कि कैमल्स जो हैं आदी हो चुके हैं, बहुत दिनों तक वो बिना पानी के रह सकते हैं। तो इस केस में क्या, ऐसा तो नहीं बोल रहे होंगे कि पास्ट हैबिट थी कैमल्स की, प्रेजेंट में बताया जा रहा है ना, तो हम क्या लगाएंगे, कैमल्स आर यूज टू सर्वाइविंग। अर्लियर स्टोन्स वर यूज टू मेकिंग वेपन्स। अब इस चीज़ में जो है, जहाँ पे जो यूज टू का इस्तेमाल हो रहा है वो अलग चीज़ के लिए हो रहा है। किस चीज़ के लिए हो रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि यूज टू का यूज़ किया जा रहा है कुछ बनाने के लिए। मतलब हम कैसे यूज़ करते हैं, हम कुछ बनाने के लिए जब भी हम सेंटेंस में यूज टू लगाएंगे तो अलग तरीका होता है। क्या तरीका होता है, हम बी फॉर्म लगाएंगे, बी फॉर्म के साथ यूज टू लगाएंगे, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। पहले क्या किया जाता था, जो स्टोन्स हैं बनाए जाते थे, स्टोन्स का यूज़ किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था वेपन्स बनाने के लिए। तो जैसे ही हमने पढ़ा इस्तेमाल की तरीके से बात हो रही है यूज टू की, तो हम क्या करेंगे, इज, एम, आर, वोज, वर, देन यूज टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सोल्ट इज़ यूज टू मेकिंग पिकल्स, सोल्ट का यूज़ किया जाता है पिकल्स बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए। तो उस केस में क्या, इज, एम, आर, यूज टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। यूज टू के साथ पहले तो आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरा पढ़ा हमने इज, एम, आर, यूज टू, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा है इज, एम, आर, यूज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस केस में जो यूज टू का मतलब होता है, यहाँ पे हमारी पास्ट हैबिट बताई जा रही है। दूसरे में जो है हमारा, यहाँ पे हमारा बताया जा रहा है अकस्टम टू, मतलब आदी हो चुके हैं। इसमें जो है यूज़ बताया जा रहा है, मतलब किसी चीज़ का किसी में इस्तेमाल किया जा रहा है, उस केस में जो है इज, एम, आर, यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे 2 बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स आते हैं, उनकी बात करें तो उनका नाम है नीड और डेयर।
इनका जो यूज़ है वो हमारा दो तरीके से किया जाता है, ये एज अ मॉडल भी यूज़ किए जाते हैं और एज अ मेन वर्ब भी यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। तो जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, सबसे पहले ये एज अ मॉडल्स भी यूज़ किए जाते हैं और ये एज अ मेन वर्ब भी यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए ये थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं। हमें देखना होता है कि कब ये एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहे हैं, कब एज अ मॉडल यूज़ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी ये एज अ मेन वर्ब यूज़ होंगे तो आपको देखना पड़ेगा एस या ई एस लगाना पड़ेगा। अगर एज अ मॉडल यूज़ हो रहे हैं तो उसके बाद एक तो इसमें भी एस या ई एस टी लगेगा, उसके बाद जो वर्ब लग रही है उसमें भी कभी एस या ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, आई कैन प्ले, नॉर्मल बात लिखी हुई है, मॉडल लिखा हुआ है, मेन वर्ब लिखा हुआ है। उसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, आई कैन टू प्ले। जैसे ही हमने देखा कैन क्या है, यहाँ पे मॉडल है, तो मॉडल के बाद हम कभी भी इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करेंगे, मॉडल के बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आई मे वॉन्ट टू कम, जैसे हमने देखा मे क्या है, मॉडल, वॉन्ट मेन वर्ब, उसके बाद हमने इन्फिनेटिव यूज़ कर रखा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। आई मे वॉन्ट कम, जैसे हमने देखा मे मॉडल है, वॉन्ट मेन वर्ब है और कम भी मेन वर्ब है, तो दो मेन वर्ब एक साथ तो नहीं आ सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आई मे नॉट वॉन्ट टू कम, आई मे नॉट, मॉडल के साथ नॉट लगा हुआ है, देन मेन वर्ब, उसके बाद इन्फिनेटिव, बिल्कुल ठीक है। आई मे वॉन्ट नॉट टू कम, ये रॉन्ग है। जैसे ही हमने देखा मॉडल जब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है तो उसके साथ नोट लगता है, ना कि मेन वर्ब के साथ, ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में अगर आपको दिख जाती है कहीं भी कि मॉडल के साथ एस लगा हुआ है या फिर इस तरीके की जो मैंने बताया कि नोट जो है मेन वर्ब के साथ लग गया, तो वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। ही कैन्स प्ले, मॉडल के साथ कभी भी एस नहीं आता है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। ही प्लेज बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ एस ही लगता है वर्ब में। ही कैन प्लेज, कैन के बाद मतलब मॉडल के बाद कभी भी वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता है, तो यहाँ पे भी ये गलत हो गया। ही कैन प्ले, ये बिल्कुल ठीक है। अब जो हमारा मेन पॉइंट था नीड और डेयर का, कब मेन वर्ब की तरह यूज़ होगा, कब मॉडल की तरह, वो देखेंगे हम, ठीक है। जब भी एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है, मॉडल के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं आएगा, मेन वर्ब के साथ ही एस या ई एस आएगा, ठीक है। राघव डियर्स नॉट एंटर, जैसे हमने देखा नोट हमने पढ़ा था मॉडल के साथ लग सकता है, तो ये एस डेयर्स नहीं आएगा, डेयर नोट आएगा। एंटर दैट हॉन्टेड बिल्डिंग, राघव डेयर टू एंटर, जैसे हमने देखा डेयर टू एंटर लिखा हुआ है, इन्फिनेटिव आ गया, इन्फिनेटिव से पहले हमारा कभी भी मॉडल तो आया नहीं होगा, मेन वर्ब आया होगा। जैसे ही हमने देखा मेन वर्ब आया है तो हम यहाँ पे लगा देंगे डेयर्स, क्यों, क्योंकि राघव जो है सिंगुलर है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राघव डेयर एंटर, तो हमने डेयर को क्या बना दिया, मॉडल बना दिया, और एंटर को मेन वर्ब बना दिया। तो दोनों तरीके से हम सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं। ही नीड्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, जैसे ही हमने देखा मेन वर्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पे मॉडल चाहिए होगा, तो यहाँ पे नीड्स को हम क्या कर देंगे, नीड कर देंगे। उसके बाद ही नीड टू अंडरस्टैंड दिस कम्प्लेक्स टॉपिक, नीड्स टू अंडरस्टैंड, नीड नहीं आएगा कभी भी, क्यों, क्योंकि इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, हम या तो यहाँ पे नीड्स लिख देंगे या फिर नीड अंडरस्टैंड कर देंगे। द टीचर नीड्स रियलाइज, यहाँ पे हमें मॉडल की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि बाद में मेन वर्ब लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम नीड कर देंगे। द प्रिजनर नीड्स नॉट, जैसे ही हमने नोट देखा, नॉट से पहले हमेशा मॉडल ही आ सकता है, मेन वर्ब नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, यहाँ पे नीड नॉट फेस आ जाएगा। द प्रिजनर नीड नॉट, जैसे ही हमने देखा नीड नॉट, तो ये मॉडल के साथ नोट लगा हुआ होगा और उसके बाद हमें मेन वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते, तो टू को हटाना पड़ेगा। या फिर इसको एक और तरीके से चेंज कर सकते हैं, द प्रिजनर्स डज नॉट नीड टू फेस इनह्यूमन कंडीशन, ठीक है। उसके बाद जितने भी हमारे मॉडल्स वगैरह बच गए हैं वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और कल ये जो है हमारा ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो गाइस, कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।